कई वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क के सच्चे महत्व को समझते हैं। एडिसन, मार्कोनी, कैटरिंग, वाइनकेयर, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग किया है। आधुनिक विज्ञान और उद्योग में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अंतर्दृष्टि और तकनीकी जानकारियां अवचेतन मस्तिष्क ने ही दी। अनुसंधान ने दिखाया है कि किसी भी चीज के क्रियान्वयन में अवचेतन शक्ति ने ही सभी महान वैज्ञानिकों और अनुसंधान कर्मियों को सफलता दिलाई है। मशहूर रसायनज्ञ फ्रेडरिक वान स्ट्राडोनिज का एक वाकया है। उन्होंने अवचेतन मस्तिष्क को उपयोग में लाकर अपनी समस्या का हल इस तरह किया। वे बहुत समय से प्रयोगशाला में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के अणुओं को क्रम में रखकर बेंजीन का सूत्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका हल न ढूंढ पाने के कारण वे बहुत चिंतित थे। बुरी तरह से थक और हार कर आखिर उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी तरह अपने अवचेतन को सौंप दी। थोड़ी देर बाद जैसे ही वे लंदन जाने वाली बस में सवार ही होने वाले थे कि उनके अवचेतन ने चेतन को एक छवि पेश की जिसमें एक सांप ने अपनी पूंछ को डसा और वह एक चक्री की तरह घूमा। अपने अवचेतन के इस जवाब ने उन्हें अणुओं का वृत्ताकार क्रम का विचार दिया, जिसे बेंजीन रिंग कहा जाता है। इस प्रकार काफी समय से हल ढूंढने में परेशान फ्रेडरिक को अपना जवाब मिल गया। कैसे एक विशिष्ट वैज्ञानिक ने अपना आविष्कार पाया। निकोला टेस्ला एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रिकल वैज्ञानिक थे जिन्होंने आश्चर्यजनक नई खोज की। जब नई खोज का विचार उनके मन में आया तब उन्होंने इसे अपनी कल्पना में बनाया। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मस्तिष्क इसको बनाकर चेतन मस्तिष्क के सभी जरूरी भागों को दिखाएगा जिनकी जरूरत इसको यथार्थ मूर्त रूप में बनाने पर पड़ेगी। चुपचाप हर सुधार के बारे में विचार करते हुए उन्होंने अपनी कमियों को जल्दी सुधारा और वे अपने मन में बनी छवि के अनुरूप उत्तम उत्पाद तकनीशियनों को दे पाए। उन्होंने कहा, आखिरकार जैसी मैंने इसकी कल्पना की थी हूबहू वैसे ही मेरा यंत्र काम करता है। 20 साल में एक भी शिकायत नहीं आई है। कैसे एक प्रकृतिवादी ने अपनी समस्या का हल निकाला। प्रतिष्ठित अमेरिकी प्रकृतिवादी प्रोफेसर अगासिज को अपने अवचेतन मस्तिष्क की अथक कार्यशैली के बारे में उस समय पता लगा जब वे सो रहे थे। पत्नी ने उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात लिखी उनकी जीवनी में इस बात का निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया। 2 सप्ताह से वे एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित किए एक मछली के जीवाश्म के चिन्ह को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। परेशान होकर उन्होंने अपने कार्य को एक किनारे रखकर इस विचार को अपने मन से दूर करने की कोशिश की। एक रात वे कुछ देर बाद इस यकीन के साथ उठे कि जब वे सोए हुए थे उन्होंने एक मछली को उसके सभी खोए हुए अंगों के साथ स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन जब उन्होंने उस छवि को ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश की तो वह उनसे दूर हो गई। फिर भी वे यह सोचकर अपनी प्रयोगशाला ज़ारोडिन डी प्लांटिस गए कि उसे फिर से देखने पर शायद उनकी सपने की छवि वापस आ जाए। अगली रात उन्होंने मछली को फिर से देखा, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। जब वे जगे तो पहले की भांति वह उनकी याददाश्त से गायब हो चुकी थी। इस आशा में कि वैसा ही अनुभव फिर से हो सकता है, तीसरी रात उन्होंने सोने से पहले एक पेंसिल और कागज अपने बगल में रखा। जैसा कि सोचा था, सुबह के समय उनके स्वप्न में मछली फिर से दिखाई दी, पहले धुंधली फिर आखिर में एकदम स्पष्ट, जिससे उसके लक्षणों पर कोई शक नहीं रहा। फिर भी अर्ध स्वप्नावस्था में उन्होंने उस काली रात्रि में भी अपने सिरहाने रखे पेपर पर उसके लक्षणों को रेखांकित किया। सुबह उन्हें अपनी रात में बनाई आकृति को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें यकीन नहीं था कि उस जीवाश्म में ऐसे लक्षण इतने स्पष्ट रूप में होंगे। वे जल्दी जल्दी जार्डिन डे प्लांटिस गए, जहां उनके द्वारा रेखांकित चित्र उनका मार्गदर्शन कर रहा था और वे उस पत्थर की सतह को हटाने में कामयाब रहे, जिसके नीचे मछली का हिस्सा दबा हुआ था। जब उसे पूरी तरह से उघाड़ा गया, तब वह पूर्ण रूप से उनके सपने में देखी गई उनकी ड्राइंग के अनुरूप था।
इस प्रकार वे इसे आसानी से वर्गीकृत कर सके। एक निपुण चिकित्सक ने मधुमेह की समस्या को सुलझाया। कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक पत्रिका में लेख मिला जिसमें इंसुलिन की खोज के स्रोत का वर्णन था। उसे याद किया तो उस लेख का सार इस प्रकार था। करीब 40 अथवा इससे कुछ वर्ष पहले डॉक्टर क्रेडेरिक बेंटिंग, जो कनाडा के उत्कृष्ट चिकित्सक और सर्जन थे, वे मधुमेह के भीषण प्रकोप पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उस समय चिकित्सा विज्ञान में इस बीमारी को असरदार तरीके से रोकने का कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर बेटिंग ने इस विषय पर बहुत से प्रयोग किए और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पढ़ने में काफी समय व्यतीत किया। एक रात वे बहुत थके हुए थे और उन्हें नींद आ गई। सोते समय उनके अवचेतन मस्तिष्क ने उन्हें कुत्ते के बेकार पड़े पेंक्रियास की नली से अवशेष निकालने का निर्देश दिया। इस प्रकार इंसुलिन की खोज हुई, जिसने लाखों लोगों की सहायता की। आप देखेंगे कि डॉक्टर बेटिंग लगातार इस समस्या का निदान पाने में व्यस्त थे। वे एक रास्ता निकालना चाहते थे और उनके अवचेतन मस्तिष्क ने उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आपको हमेशा रातों रात अपना जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक न आ पाए। आप हतोत्साहित न हो। हर रात सोने से पहले अपनी समस्या अवचेतन मस्तिष्क को देते रहिए, जैसा आपने पहले कभी नहीं किया था। देरी होने का एक यह भी कारण हो सकता है कि आप इसे एक बृहद समस्या की तरह देखते हैं। आप यह विश्वास करके चलते हैं कि इसके हल होने में काफी समय लगेगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क समय विहीन और स्थान विहीन है। आप यह सोचकर सोइए कि आपके पास जवाब अभी है। अपने जवाब को भविष्य के लिए मत छोड़िए। इसके निर्णय पर आस्था के साथ विश्वास रखें। इस बात से सुनिश्चित हो जाइए कि जैसे जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, आपकी समस्या का उचित जवाब और उत्तम हल आपको मिलता है। किस प्रकार एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री रूसी यातनागृह से बचकर निकला। डॉक्टर लोथाक्स वान ब्लैक शिमट रॉकेट सोसाइटी के सदस्य और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के एक उत्कृष्ट शोधकर्ता थे। उन्होंने संक्षिप्त विवरण में बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा कोयला खदान के रूसी जेल के कैंप में निर्दयी गार्डों द्वारा अपनी मृत्यु होने से स्वयं को बचाया। उनका विवरण इस प्रकार है। मैं युद्ध कैदी के रूप में कोयला की खदान में था और मैंने जेल के प्रांगण में अपने चारों ओर लोगों को मरते हुए देखा। हमारे ऊपर निर्दयी सुरक्षा कर्मियों, अहंकारी अफसरों, तेजतर्रार और चौकस कर्मियों द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। एक छोटे से चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत हर व्यक्ति को कोयले की एक निश्चित मात्रा आवंटित की जाती थी। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। यदि कोई अपना निश्चित कोटा उठा नहीं पाता तो उसकी खुराक का एक हिस्सा कम कर दिया जाता था। कुछ ही समय पश्चात वह श्मशान घाट पर आराम कर रहा होता। मैंने अपना ध्यान इस कैंप से भागने पर केंद्रित करना शुरू किया। मुझे पता था कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क कोई रास्ता निकाल लेगा। मेरा जर्मनी का घर नष्ट कर दिया गया था और मेरा परिवार साफ हो चुका था। मेरे सभी दोस्त और पूर्व साथी या तो युद्ध में मारे जा चुके थे या वे भी मेरी तरह किसी यातनागृह में थे। मैंने अपने अवचेतन मस्तिष्क से कहा, मैं लॉस एंजेल्स जाना चाहता हूं और मुझे आप रास्ता दिखाओगे। मैंने लॉस एंजेल्स की तस्वीरें देखी थीं। मुझे कुछ रास्ते और इमारतें अच्छी तरह से याद थीं। हर दिन और रात मैं कल्पना करता कि मैं विल्शायर के रास्ते में अपनी अमेरिकी दोस्त, अब वह मेरी पत्नी है, के साथ जा रहा हूं जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अपनी कल्पना में हम स्टोरों, बसों में जाते और रेस्तरां में खाते। हर रात मैं अपनी कल्पना में एक खास जगह से अमेरिकी गाड़ी को लॉस एंजेल्स के रास्तों में ऊपर नीचे चलाता। मैंने इन सबको बहुत सजीव और असली की तरह किया। मेरे दिमाग में ये तस्वीरें उसी तरह स्वाभाविक थीं जैसे जेल के बाहर का वृक्ष।
हर सुबह मुख्य सुरक्षा प्रहरी कैदियों को लाइन में खड़ा कर गिनता। उसने पुकारा 1, 2, 3 आदि, और जब 17 नंबर की पुकार लगी, जो मेरा नंबर था, तो मैं एक किनारे हो गया। इस बीच गार्ड को 1-2 मिनट के लिए बुलाया गया। जब वह वापस आया, तब उसने गलती से मेरे बाद के कैदी को 17 की तरह गिना। जब शाम को कैदी वापस आए, तब संख्या समान थी। उन्हें मेरी कमी महसूस नहीं हुई, और जब तक पता चलता तब तक काफी समय हो चुका था और ढूंढने में काफी समय लगा। मैं बिना चिन्हित हुए कैंप से बाहर निकला और पूरे 24 घंटे बिना रुके चलता रहा। अगले दिन एक सुनसान जगह पर आराम किया। मैंने मछली और जंगली जानवरों को मारकर कुछ समय गुजारा किया। मुझे एक कोयले की ट्रेन पोलैंड को जाती हुई मिली और रात को उसमें बैठकर आखिर मैं पोलैंड पहुंच गया। अपने दोस्तों की सहायता से मैं स्विट्जरलैंड में ल्यूसरिन पहुंचा। एक शाम ल्यूसरिन के पैलेस होटल में मेरी एक अमेरिकी दंपति से बातचीत हुई। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या मैं कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में उसके घर में अतिथि की तरह रहना पसंद करूंगा। मैंने स्वीकार किया, और जब मैं लॉस एंजेल्स पहुंचा, तब मैंने देखा उसका ड्राइवर मुझे उसी विल्शायर के उन रास्तों से ले गया जिसे मैं कई महीनों तक रूस की कोयले की खदान में कल्पना में इतना सजीव देखता था। मैंने उन इमारतों को अब वास्तव में देखा। मैंने अपने मन में देखा, उन इमारतों को पहचान लिया। वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं लॉस एंजेल्स में पहले आ चुका हूं। मैंने अपना लक्ष्य पा लिया था। मैं कभी भी अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कारों पर आश्चर्य करना नहीं छोड़ सकता। वास्तव में इसके पास ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। कैसे पुरातत्वशास्त्री और जीवाश्म विज्ञानी प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। यह वैज्ञानिक जानते हैं कि उनका अवचेतन मस्तिष्क जो कुछ अतीत में घटा है उसे याद रखता है। जब वे प्राचीन खंडहरों, ध्वंसावशेषों और जीवाश्म का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो कल्पना शक्ति के द्वारा उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाने, पुनर्निर्माण में सहायता करता है। एक बार पुनः मृत अतीत जीवंत और सुनने योग्य हो जाता है। इन प्राचीन मंदिरों और मिट्टी के बर्तनों, प्रतिमाओं, औजारों और इन प्राचीन काल के घर के बर्तनों को देखकर वैज्ञानिक हमें उनकी उम्र बताते हैं, जबकि उस समय कोई भाषा नहीं थी। बातचीत का माध्यम गुर्राकर, आहें लेकर और इशारों से होता था। उत्सुकता, एकाग्रता और अनुशासित कल्पना वैज्ञानिकों के अवचेतन मस्तिष्क की छुपी हुई शक्तियों को जगाती थीं, जिनसे वे प्राचीन मंदिरों की छत को आवरण पहनाते और उसके चारों ओर बाग, तालाब और झरने की कल्पना करते। जीवाश्मों में आंखों, नसों और मांसपेशियों का निर्माण करते, जिससे वे फिर से चल और बोल सकें। अतीत वर्तमान बन जाता और इससे हमें पता चलता है कि मन के अंदर कोई समय और स्थान नहीं है। अपनी अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना द्वारा आप किसी भी विज्ञानी और प्रेरित विचारक के साथी बन सकते हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क से किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब कभी आप किसी कार्य को कठिन निर्णय की संज्ञा देते हैं अथवा अपनी किसी समस्या का निदान नहीं देख पाते हैं, तब तत्काल उसके बारे में रचनात्मक ढंग से सोचना शुरू कर दीजिए। यदि आप डरे हुए और चिंताग्रस्त हैं, तो इसका तात्पर्य है कि वास्तव में आप सोच नहीं रहे हैं। एक सच्ची सोच में डर नहीं होता है, वह डर से उन्मुक्त होती है। यहाँ पर एक सरल सी तकनीक है जिसके द्वारा आप किसी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए और शरीर को स्थिर कीजिए। अपने शरीर को शिथिल होने का आदेश दें। इसे आपका आदेश मानना होगा। इसकी कोई अपनी इच्छा, प्रेरणा या पहल अथवा स्वचेतना वाली बुद्धिमत्ता नहीं होती। आपका शरीर एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वास और चिन्हों को रिकॉर्ड करता है। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपनी सोच को अपनी समस्या पर केंद्रित कीजिए।
अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा इसे हल करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको अपनी समस्या का उत्कृष्ट उत्तर मिलता तो आपको कैसा अनुभव होता, वैसा ही अनुभव कीजिए। अपने मन को निश्चित होकर इस मनोदशा के साथ खेलने दीजिए, फिर सो जाइए। जब आप जागते हैं और आपको अपना जवाब नहीं मिलता है तो स्वयं को किसी अन्य कार्य में व्यस्त रखें। हो सकता है यदि आप किसी अन्य में व्यस्त हों तो अचानक उसका हल आपके सामने उसी प्रकार आ जाए जैसे टोस्टर में से ब्रेड स्लाइस बाहर आती है। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने के लिए सरल तरीका सबसे सही तरीका होता है। यह एक उदाहरण है। एक बार मैंने एक पुश्तैनी बहुमूल्य अंगूठी खो दी। मैंने इसे सब जगह ढूंढा मगर मुझे यह कहीं नहीं मिली। रात्रि को मैंने अपने अवचेतन से उसी प्रकार कहा जैसा कि मैं किसी व्यक्ति को कहता। मैंने सोने से पहले उससे कहा, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें पता है कि अंगूठी कहाँ है और अब तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह मैं अचानक झटके से उठा, मेरे कान में शब्द बज रहे थे, रॉबर्ट से पूछो। रॉबर्ट जो कि केवल 9 वर्ष का था, मुझे उससे यह पूछना अजीब सा लगा। फिर भी मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और उससे पूछा। रॉबर्ट ने कहा, हाँ, जब मैं लड़कों के साथ आंगन में खेल रहा था तब यह मुझे वहाँ पड़ी मिली। मैंने उठाकर इसे मेज पर रख दिया क्योंकि मेरी नजर में इसका कुछ मूल्य नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर विश्वास करें तो यह हमेशा जवाब देता है। अवचेतन मस्तिष्क ने पिता की वसीयत दिखाई। मेरी कक्षा में आने वाले एक युवक के पिता की मृत्यु हो गई थी और ऐसा लगता था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। उसकी बहन ने बताया कि उसके पिता ने एक वसीयत बनाई थी जिसमें हर एक को उचित हिस्सा दिया गया था। वसीयत को ढूंढने की हर कोशिश नाकामयाब रही। सोने से पहले उसने अपने मन की गहराई से निम्नलिखित प्रकार कहा, मैं इस याचना को अवचेतन मस्तिष्क को सौंपता हूँ। इसे पता है कि वसीयत कहाँ है और यह इसे मुझे दिखाएगा। फिर उसने अपनी याचना को एक शब्द में समेटा, जवाब दो, और उसे वह एक लोरी की तरह बार बार गाने लगा। वह सोते हुए इस एक शब्द को गाते हुए सो गया, जवाब दो। अगली सुबह इस युवक को लॉस एंजल्स के बैंक में जाने की उत्कट इच्छा हुई, जहां उसे एक सेफ डिपॉजिट का पता चला जो उसके पिता के नाम रजिस्टर्ड थी। उसमें रखे कागजात ने उसकी सभी समस्याओं को हल कर दिया। जब आप सोने जाते हैं, आपके विचार आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाते हैं। उदाहरण के तौर पर कल्पना करें कि आप सोच में हैं कि क्या अपनी संपत्ति बेचें, कुछ शेयर खरीदें, अपने पार्टनरशिप नियम को कड़ा बनाएं, न्यूयॉर्क जाएं अथवा लॉस एंजल्स में रहें, वर्तमान सौदे को बनाए रखें अथवा नया बनाएं। इसके लिए कुछ ऐसा करें, एक आराम कुर्सी पर अथवा अपने ऑफिस की मेज पर शांति से बैठें। याद रखें कि क्रिया और प्रतिक्रिया का एक सार्वभौमिक नियम है। क्रिया आपका विचार है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का जवाब है। अवचेतन मस्तिष्क प्रतिक्रिया देने वाला और बाध्य कर देने वाला है, यह इसकी प्रकृति है। यह पलट कर आता है, इनाम देता है और चुकाता अथवा प्रतिफल देता है। यह अनुरूप का नियम है। यह इसी तरह से प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही आप उचित क्रिया के बारे में सोचते हैं, तुरंत आप अपने अंदर उसकी प्रतिक्रिया अथवा जवाब का अनुभव करते हैं, जो कि आपके अवचेतन मस्तिष्क का मार्गदर्शन अथवा जवाब का प्रतिनिधित्व करता है। मार्गदर्शन की खोज में आप केवल शांति से सही कार्य के बारे में सोचते हैं, जिसका तात्पर्य है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में बसी अनंत बुद्धिमत्ता का उपयोग इसे पाने के लिए करते हैं। उसके पश्चात आपकी क्रिया का निर्देशन और नियंत्रण आपके अंदर मौजूद विषयपरक बुद्धिमत्ता, जो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली है, उसके द्वारा होता है। आपका निर्णय सही होगा क्योंकि आपकी व्यक्तिपरक मजबूरी है, इसलिए केवल सही कार्य होगा। मैं मजबूरी की बात कर रहा हूँ
क्योंकि अवचेतन मजबूरी है। मार्गदर्शन का रहस्य। मार्गदर्शन के रहस्य का अर्थ है मानसिक रूप से स्वयं को सही जवाब के लिए समर्पित करना होगा जब तक आपको इसका सही जवाब नहीं मिलता। प्रतिक्रिया एक एहसास है, एक आंतरिक जागरूकता, एक उत्कट इच्छा जिससे आपको पता चलता है कि आपको पता है। अपनी शक्ति का उस बिंदु तक उपयोग किया जाए जहां से यह आपका उपयोग करना शुरू करता है। जब आप अपने अंदर मौजूद व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं तो आप कभी हार या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी तरीके सुहाने और सभी मार्ग शांति के हैं।